नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक परंपराओं में आज का जो टॉपिक है हमारा वह है अराजकतावाद। तो आइए देखते हैं अराजकतावाद क्या है। अराजकतावाद एक आधुनिक अवधारणा है। एनार्सिज्म एक आधुनिक अवधारणा है। ठीक, इसका यदि बेसिक कंसेप्ट समझने का प्रयास करें तो अराजकता का मतलब एक्चुअली विचारधारा के रूप में अस्त व्यस्त नहीं होता। अराजकता का मतलब अस्त व्यस्त नहीं होता है, बल्कि यहां अराजकता का मतलब कि एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ राज्य है। एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ राज्य है। समाज जो है सामाजिक अनुबंध, लोगों के बीच अनुबंध है। ठीक, और राज्य जो है उसको दिए गई हैं शक्तियां। राज्य के पास क्या है? शक्तियां। तो समाज और राज्य के मध्य अनुबंध है एक प्रकार का, और यह अनुबंध जनता ने अपनी इच्छा के अनुसार किया है। और इस अनुबंध के बदले राज्य को शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए और समाज के विकास को, यानी समाज में शांति लाए, इस अनुबंध में दो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वह है, एक तो अनुशासन। शासन का कार्य है अनुशासन बनाए रखना, इसके अलावा शांति बनाए रखना, सुरक्षा देना प्रत्येक नागरिक को, इसके अलावा विकास करना। दिन प्रतिदिन जनता का या समाज का जो है विकास करते रहना। तो इन उत्तरदायित्वों के तहत उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं जो कि इस अनुबंध से प्रेरित है। ये व्यवस्था है, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था ये है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में कुछ उदारवादी विचारक या उदारवाद की जो अवधारणा है वह राज्य को ज्यादा महत्व देती है, नागरिकों को राज्य के अंतर्गत मानती है। ठीक है, वहीं एक विचारधारा यह भी है जो राज्य के अस्तित्व को ही खारिज करती है। जब आप मार्क्सिज्म में पढ़ेंगे तो मार्क्स कहता है कि सर्वहारा का जो अधिपत्य होगा, सर्वहारा वर्ग का जो अधिपत्य होगा वह अधिपत्य लंबे समय तक बना रहेगा और इसके बाद जो है राज्य का उन्मूलन होगा। मार्क्स ऐसा कहता है। लेकिन यह है अराजकतावादी जो विचारक है, नार्सिज्म है, जो ये विचार है, यह कहता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। राज्य होना ही नहीं चाहिए। ये राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। जो अराजकतावादी हैं वे राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी स्थिति में राज्य के अस्तित्व को नहीं होना चाहिए, और ये कल्पना करते हैं कि समाज जो है स्वप्रेरित होकर, स्वयं प्रबंधित होकर, आत्म प्रबंधित होकर व्यवस्थाओं को संचालित करने में सक्षम होगा धीरे धीरे। लेकिन इस एनार्सिज्म में या इस अराजकतावाद में कुछ विचारक ऐसे हैं जो क्रांतिकारी ढंग से, उग्र ढंग से अराजकता की स्थापना करना चाहते हैं, और कुछ विचारक ऐसे हैं जो राज्य को धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं, यानी अचानक राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते। तो जो विचारक उग्रवादी हैं, जो तत्काल समाप्त करना चाहते हैं, उनका यह मानना है कि समाज परिपक्व है और परिपक्वता के इस क्रम में समाज स्वयं नियंत्रित हो सकता है, स्वयं विनियमित हो सकता है, स्वयं प्रबंधित हो सकता है और स्वयं अनुशासित हो सकता है।
उसको राज्य जैसी किसी शीर्ष अथॉरिटी की आवश्यकता अब नहीं है, और जितनी भी ये शीर्ष अथॉरिटी हैं, राज्य और राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब का तत्काल उन्मूलन होना चाहिए। ऐसा क्रांतिकारी या आमूल परिवर्तनवादी या उग्र अराजकतावादी विचारकों का मानना है। वहीं दूसरी तरफ प्रबुद्ध, प्रशांत, बुद्धिजीवी, दार्शनिक, नैतिक जो अराजकतावादी हैं, उनका मानना है कि राज्य आवश्यक है। कब? जब समाज परिपक्व नहीं हुआ है, समाज की परिपक्वता अभी शेष है। ऐसी स्थिति में समाज की परिपक्वता के साथ साथ राज्य की शक्तियां और उसकी जो अथॉरिटी है उसको घटते जाना चाहिए, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब राज्य का अस्तित्व इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि समाज परिपक्व हो चुका है। तो दूसरी स्ट्रेटजी इस तरीके से आती है। तो अराजकतावादियों के भी अलग अलग धड़े हैं। मोटे तौर पर यदि हम देखें तो दो प्रकार के धड़े हैं, एक तो त्वरित परिवर्तन चाहने वाले और एक समय के साथ परिवर्तन होने वाले। ठीक है, तो विचारकों का भी इसी तरीके से अलग अलग वर्गीकरण है। कुछ विचारक शांतिप्रिय ढंग से अराजकता को स्थापित करना चाहते हैं और कुछ विचारक तत्काल अराजकता को स्थापित करना चाहते हैं। तो इससे जुड़ी जो अवधारणाएं हैं दोनों को हम समझते हैं। सर्वप्रथम ये देखते हैं कि ये जो अराजकतावाद का कंसेप्ट है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है। अराजकता का यदि मैं आपसे अर्थ बताऊं कि इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कि समाज में किसी भी शीर्ष अथॉरिटी के नियंत्रण को स्वीकार न करना ही अराजकता है। शीर्ष अथॉरिटी किसी के भी नियंत्रण को स्वीकार न करना और समाज का स्वप्रबंधित होना, आत्मनियमित होना ही अराजकता है। समाज स्वयं अनुशासित हो जाए तो ऐसी स्थिति को अराजकता कहा जाता है। लेकिन यदि हम इसके सिद्धांतों की बात करें कि इसमें किन सिद्धांतों को आधार बनाया जाता है या विशेषताओं की बात करें, तो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहली विशेषता यह है कि समानता हो। समाज में सदैव क्या होनी चाहिए? समानता। ये अराजकतावादी मानते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी प्रकार की हायरार्की ना हो। समाज जो है समान हो, सभी नागरिक जो है समान प्रतिष्ठा, सम्मान, सुरक्षा के भागीदार हों। इसके अलावा ये कहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए और किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। और यदि कोई ऐसा कार्य है जो समाज के लिए नुकसानदेह है, तो यह समाज स्वयं तय करे कि उस कार्य को किस हद तक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर समाज में बुराई है तो बुराई को भी दुरुस्त करने का दायित्व समाज का है, और समाज में अच्छाई को बढ़ाने का भी दायित्व समाज का है। ये अच्छी चीजें जो है समाज में बढ़े। तो स्वतंत्रता की बात करता है। इसके अलावा यह बात करता है अराजकतावाद का सिद्धांत सामुदायिक सहयोग की बात करता है। सामुदायिक सहयोग की बात करता है। यह कहता है कि समाज में सर्वथा सहयोग विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग से व्यवस्थाएं संचालित नहीं हो सकती हैं। तो समाज को सहयोगी होना चाहिए। इसके अलावा समाज में स्वशासन के लक्षण विद्यमान होना चाहिए, यानी समाज स्वशासित हो सके। यानी जो न्यूनतम राजनीतिक मूल्य हैं, न्यूनतम राजनीतिक मान्यता है, उससे ओतप्रोत होना चाहिए समाज के लोगों का। वह स्वयं क्या कर सके? स्वयं के ऊपर शासन कर सके, स्वयं के ऊपर शासन कर सके। ऐसे स्वशासन के लिए समाज को तैयार होना चाहिए। इसके अलावा ये बात करते हैं
राज्य की सर्वोच्चता या राज्य की प्राधिकार का उन्मूलन। ये कहते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार का राज्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जरूरी नहीं, अब जैसे लोकतंत्र के नाम पर कहा जाता है बहुत स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, ये अप्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र जैसी व्यवस्था अप्रत्यक्ष ढंग से वर्तमान में जो लोकतंत्र है, आदर्श लोकतंत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो विभिन्न देशों में वर्तमान में लोकतंत्र है वह अप्रत्यक्ष ढंग से समाज को नियंत्रित करने की व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। भारत में भी, अन्य देशों में भी आदर्श लोकतंत्र तो कहीं है भी नहीं है। तो यह राज्य की किसी भी प्रकार के राज्य की प्राधिकार को खत्म करने के पक्षधर है और यह कहते हैं कि पूंजीवाद का उन्मूलन हो। ये कहते हैं किसी भी प्रकार का पूंजीवाद हमें नहीं चाहिए। और जब ये पूंजीवाद की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि निजी संपत्ति का भी उन्मूलन हो। जब निजी संपत्ति का उन्मूलन होगा तो पूंजीवादी व्यवस्था स्वतः ही धराशायी हो जाएगी। तो इस तरीके से इन कुछ मूलभूत सिद्धांतों के माध्यम से यह विचारधारा जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस सिद्धांतों के अलावा इस विचारधारा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो हमें दो प्रकार की मौलिक विचारधारा देखने को मिलती है। पहली विचारधारा है जिसको हम कहेंगे प्रशांत या प्रबुद्ध या दार्शनिक या नैतिक या शांतप्रिय, ये सारे नाम इसी के हैं। शांतप्रिय अराजकतावाद, शांतप्रिय अराजकतावाद। और दूसरा है उग्र क्रांतिकारी आमूल परिवर्तनवादी अराजकता। तो ये दो प्रकार के जो है हमें वर्गीकरण देखने को मिलते हैं, एक तो तात्कालीन और दूसरा समय रहते, और दोनों को कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से यह, अब इनकी कुछ पद्धतियां हैं, दोनों विचारधाराओं की अपनी पद्धतियां हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं प्रबुद्ध अराजकतावाद की, तो ये कहते हैं कि शिक्षा, जागरूकता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जाए। ये कहते हैं समाज को शिक्षित किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, तब जाकर क्या लाई जाए, अराजकता, मतलब धीरे धीरे राज्य का उन्मूलन हो। जब ये शिक्षा और जागरूकता होगी तो स्वतः ही समाज क्या होगा, नियंत्रित होगा, स्वतः ही रेगुलेट होगा। इसके अलावा समाज में परिवर्तन जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक सॉफ्ट पावर होता है। शिक्षा और जागरूकता एक सॉफ्ट पावर होता है जो बहुत जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। यदि व्यक्ति अवेयर है, जागरूक है और व्यक्ति शिक्षित है तो वह नवाचार चीजों को जो है बहुत तेजी से अडॉप्ट करता है। तो ये दो प्रकार की स्ट्रेटजी बताते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि यदि किसी देश में अहिंसक प्रतिरोध, यदि किसी देश में शासन व्यवस्था एस्टेब्लिश है, तब ऐसी स्थिति में अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से उस शासन व्यवस्था
में शीर्ष जो प्राधिकार है, अथॉरिटी है, उसके उन्मूलन का प्रयास किया जाना चाहिए, क्रांति या खून खराबे के माध्यम से नहीं। ठीक है। इसके अलावा ये बात करते हैं स्वशासित समुदाय एस्टेब्लिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वशासित समुदायों की स्थापना होनी चाहिए, यानी पूरा समाज जो है वह छोटे छोटे स्वशासित समुदायों में क्या होना चाहिए? वर्गीकृत होना चाहिए। तो इनकी जो स्ट्रेटजी है वह कुछ इस प्रकार से, प्रशांत अराजकतावादियों की जो मूल धारणा है वो मैंने आपसे डिस्कस करी है, और इनकी यह स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से यह लाना चाहते हैं, जो है मतलब अराजकतावाद यानी राज्य का उन्मूलन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उग्रवादियों का, इनका भी अपना कॉन्सेप्ट है, इनका भी अपना कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि क्रांति हो, सशस्त्र विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह हो, भूख हड़ताल हो, धरना प्रदर्शन हो, आगजनी हो और हिंसा हो। मतलब जब तक इनको स्वशासन ना मिल जाए या राज्य की शीर्ष अथॉरिटी या उससे जुड़ी हुई संस्थाएं समाप्त ना हो जाएं, तब तक ये है अपना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। यही कहावत है कि या तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और या फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति में खुद को मिटा देंगे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। उग्र या क्रांतिकारी या आमूल परिवर्तनवादी जो अराजकतावाद है उसका कॉन्सेप्ट ये है। इसके अलावा सामूहिक कार्यवाही की वकालत करते हैं, ये वकालत करते हैं सामूहिक कार्यवाही, सामूहिक कार्यवाही। इसीलिए तो कहा जाता है दुनिया भर के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। तो ये सामूहिक कार्यवाही यानी श्रमिकों को, कृषकों को, महिलाओं को, निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को, इसके अलावा जो छोटे व्यवसायी हैं उनको इकट्ठा करके यह सामूहिक कार्यवाही करना चाहते हैं राज्य के विरुद्ध, और राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यह राज्य को समाप्त करने के साथ साथ यह पूंजीवाद को भी समाप्त करना चाहते हैं, निजी संपत्ति को भी यह समाप्त करना चाहते हैं। तो इनकी जो कार्यवाही है वह पूंजीपतियों के धन लूटने से है, सामूहिक कार्यवाहियों से है, मतलब पूरा देश जो है आंदोलन कर दे, जैसे कि बांग्लादेश की शेख हसीना को अपना पीएम आवास छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है। तो यह है सामूहिक कार्यवाही। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट उनके आवास पर घुस गए, कोई वहीं बैठकर खीर खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई हवा ले रहा है, कोई तकिया ले गया, कोई गद्दा ले गया, कोई किचन का सामान ले गया। इस तरीके की व्यवस्था, और पीएम ऑफिस को, पीएमओ को जो है खाली कर दिया गया। तो ये सामूहिक कार्रवाई होती है। यहां कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, जो समुदाय इसके इच्छुक होते हैं, जो विचारक इसके इच्छुक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो सीधे चले जाते हैं और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों का अपना अपना कंसेप्ट है। अब यदि हम बात करें कि इनसे जुड़े हुए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि प्रकारों की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि जनक कौन है। अराजकतावाद का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक अराजकतावाद का जनक विलियम गार्डविन को कहा जाता है। आधुनिक अराजकतावाद का जनक विलियम गार्डविन को कहा जाता है। इन्होंने नैतिक रूप से, मतलब नैतिकता का हवाला देते हुए अराजकतावाद को समाज में मान्यता हेतु प्रस्तुत किया।
समाज में मान्यता हेतु प्रस्तुत किया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि नैतिकता के आधार पर समाज का संगठन हो सकता है। समाज को राज्य की या राज्य की जो संस्थाएं हैं या राज्य की जो मशीनरी है उसकी आवश्यकता नहीं है। राज्य क्या कहता है? राज्य कहता है मैं समाज को संगठित करके रखूंगा, टूटने नहीं दूंगा, सुरक्षा की भावना पैदा करता है ना। तो ये कहते हैं कि नहीं, नैतिकता एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से संपूर्ण राज्य को संगठित किया जा सकता है। तो इन्होंने आधार बनाया नैतिकता को, इन्होंने आधार बनाया मानवता को, इन्होंने आधार बनाया जनता के कर्तव्यों को, इन्होंने आधार बनाया जनता के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, इन्होंने आधार बनाया जनता के मध्य मधुर संबंधों को। तो नैतिकता को मूल आधार रूप से यह व्याख्या करते हैं कि नैतिकता के आधार पर हम संपूर्ण समाज को संगठित रख सकते हैं, इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता नहीं है। जब नैतिकता के आधार पर संगठित होंगे लोग, तब ऐसी स्थिति में जो है वह गलत गतिविधियां या अपराध वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि संगठन ही नैतिकता के आधार पर हुआ है, तो गलत काम नहीं होंगे। और जब गलत काम नहीं होंगे तब ऐसी स्थिति में हमें राज्य की जरूरत क्या है, हमें क्यों अनुशासन चाहिए है? नैतिकता सबसे बड़ा अनुशासन होता है और नैतिकता सबसे बड़ी शक्ति होती है एकजुट होने की। तो इन्होंने इस तरीके से इसकी व्याख्या कही, इसीलिए इनको आधुनिक जो है अराजकतावाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि सरकारें अपने आप में एक बुराई है। सरकारें अपने आप में एक बुराई है, इनका महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। सरकारें अपने आप में एक बुराई है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। ठीक है। अब कितने हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मानवाधिकार की विभिन्न संस्थाएं हैं, ठीक है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, सांप्रदायिकता को कंट्रोल करने के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के नाम पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी किसी भी तरीके के कानून थोप सकती है। संविधान धरा का धरा रह जाएगा, कोर्ट बैठा का बैठा रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर राज्य ही नहीं हो तब वहां किसकी अथॉरिटी होगी? व्यक्ति के अधिकार जो हैं स्वतंत्र होंगे, उनका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह निर्बाध होगा। लेकिन यदि व्यक्तियों की यही स्वतंत्रता नैतिकता से बंधी है तब तो श्रेष्ठ है, और यदि नहीं बंधी है, कुछ लोग नैतिक हैं बाकी अनैतिक हैं, तब तो भेड़िए पूरे समाज को खा जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें यह तय करना होता है कि समाज कैसे संचालित होगा। ठीक है, तो इन्होंने नैतिकता की शक्ति को जो है सुप्रीम बताते हुए ये कहा कि राज्य को संगठित भी किया जा सकता है, समाज को संगठित भी किया जा सकता है, समाज को संचालित भी किया जा सकता है। एक इनकी फेमस बुक है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। सेवनटीन 93 में इनकी ये बुक जो है फेमस होती है। तो ये बुक आप जरूर याद रखिएगा अराजकतावाद में। और इनका स्टेटमेंट, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार अनावश्यक बुराई है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो विलियम गार्डविन ने दिया था। इनको अराजकतावाद का जनक माना जाता है, आधुनिक अराजकतावाद का जनक। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। अब हम कुछ विचारक देख लेते हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं
और इसके बाद जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे विलियम गार्डविन हो गए। अब हम बात करेंगे शांतिप्रिय अराजकतावादी। शांतिप्रिय अराजकतावादियों की, तो शांतिप्रिय अराजकतावादियों में पहला तो है जोसेफ, जोसेफ प्रोंधो नहीं है। शांतिप्रिय अराजकतावादी में पहला है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय ये रूसी लेखक है, रूसी लेखक है। ठीक है, इन्होंने अहिंसक अराजकतावाद का समर्थन किया। इन्होंने किसका समर्थन किया? अहिंसक, यानी राज्य के उन्मूलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा इनका मानना था। इनसे गांधी भी प्रभावित रहे हैं, लियो टॉल्स्टॉय से, बहुत बड़े लेखक रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ईसाइयों से, इन्होंने अराजकता को ईसाई नैतिकता से जोड़कर देखा। यानी ईसाई नैतिकता जो है, या फिर सामान्य नैतिकता, मानवतावादी जो नैतिकता होती है, मानवीय मूल्यों से प्रेरित नैतिकता होती है, उससे इन्होंने जोड़कर देखा, जिसको ईसाई नैतिकता कहा जाता है। इसके अलावा इनकी एक बुक है और इनका ये स्टेटमेंट भी है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये इनका स्टेटमेंट भी है और इस नाम से इनकी बुक भी है। और ये जो बुक है वह 1894 में लिखी गई। तो इस तरीके से इनका यह स्टेटमेंट भी है। ठीक है, कि आप ईश्वर का राज्य अपने भीतर आप देख सकते हैं। खुद के भीतर झांक कर देखिए तो आपको ईश्वर का राज्य नजर आएगा। जिस परलोक की बात करते हैं, जिस स्वर्ग लोक की बात करते हैं, वह स्वर्ग लोक आपके अंदर ही आपको नजर आएगा। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय। अब इसके अलावा लियो टॉल्स्टॉय को अहिंसक अराजकतावादी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे गांधी की। महात्मा गांधी। तो गांधी का कॉन्सेप्ट राम राज्य का, स्वराज का और स्वशासन का। गांधी ने खुद को कभी भी प्रशांत अराजकतावादी नहीं कहा, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? प्रशांत अराजकतावादी कहा जाता है। प्रशांत अराजकतावादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो कार्य थे या इनकी जो भूमिका थी, इनका जो चिंतन था, वह प्रशांत अराजकता यानी शांत प्रिय अराजकता। अराजकता को तो ये मानते हैं, क्योंकि इनका कथन क्या है? इनका एक स्टेटमेंट है कि राज्य आत्मा विहीन मशीन है।
इन्होंने राज्य को क्या कहा, आत्मा विहीन मशीन। ठीक है, और इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, राज्य का ही अस्तित्व, मतलब किसी प्रकार की शीर्ष अथॉरिटी का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि समाज में हायरार्की इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि एक शासक है और दूसरा शासित है, क्योंकि समाज में यदि शासक और शासित का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, तब ऐसी स्थिति में आप शोषण को नहीं रोक सकते। गांधी के अनुसार फिर आप किसी भी प्रकार के शोषण को नहीं रोक सकते। जनता भी धीरे धीरे भ्रष्ट होगी, ये जो शासक वर्ग है वो भी भ्रष्ट होगा, शासक वर्ग जनता को भ्रष्ट करेगी, जनता शासक वर्ग को भ्रष्ट करेगा। भ्रष्टाचार के इस पूरे प्रकरण में शोषण होगा, किसका, दबित, कुचलित और वंचित लोगों का, और वही होता है। तो इसलिए इन्होंने किसी भी प्रकार के राज्य की शीर्ष अथॉरिटी यानी शासक जो समुदाय है उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और भी विचारक हैं जैसे कि विनोबा भावे, विनोबा भावे है। इसके अलावा जॉन रस्किन है, जॉन रस्किन है। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रशांत या शांत प्रिय अराजकतावादी विचारक। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्रांतिकारी अराजकतावादी कौन कौन से हैं। ये तो प्रशांत अराजकतावादी है। अब हम देखेंगे क्रांतिकारी अराजकतावादी कौन कौन है। क्रांतिकारी अराजकतावादी, या इनको आप चरमपंथी अराजकतावादी भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे सर्वप्रथम जोसेफ प्रेंधो की। जोसेफ प्रेंधो की, जोसेफ प्रेंधो की, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इनके भी विचार उग्र अराजकतावाद से प्रेरित हैं। कैसे प्रेरित हैं, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज प्रॉपर्टी, इनकी एक बुक है व्हाट इज प्रॉपर्टी। इस बुक में इन्होंने अपना चिंतन रखा और इनका मानना था कि जो ये म्यूचुअलिज्म है, या इसी को आप परस्पर वाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल सहयोग। इन्होंने कहा कि इस सहयोग के आधार पर, म्यूचुअल सहयोग के आधार पर क्या होना चाहिए, सामुदायिकता की भावना होनी चाहिए, और इस सामुदायिकता में छोटे सामुदायिक संघों का निर्माण होना चाहिए। छोटे छोटे जो संघ हैं उनका निर्माण होना चाहिए। तो ये पारस्परिकवाद जो है इसको ज्यादा कंसेप्ट देते हैं कि जितने घनिष्ठ संबंध होंगे अपने अपने समुदायों में, वो घनिष्ठता ही, अब देखिए इन्होंने कितना बड़ा कंसेप्ट दिया कि आपस में जो भाईचारा है या बंधुत्व है वह आपको स्वशासन के लिए प्रेरणा देगा, स्वयं के नियंत्रण के लिए प्रेरणा देगा, जिस तरीके से एक परिवार में लोग रहते हैं। और जब वो स्ट्रांग हो जाएगा, यानी परस्परवाद स्ट्रांग रहेगा, तब ऐसी स्थिति में आपके शासन के लिए, आपके ऊपर शासन के लिए किसी शीर्ष अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा इनका मानना है
कि संपत्ति चोरी है। एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति रखना चोरी है, जो भी संपत्ति रखता है वह चोर है। इसके अलावा अराजकता एक व्यवस्था है जो बिना शासक तो इन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था, इन्होंने अराजकता को किस तरीके से परिभाषित किया, इन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था जो बिना शासक के है वही अराजकता है। तो इन्होंने अराजकता को एक व्यवस्था कहा, एक सिस्टम कहा कि यह एक सिस्टम होता है, ठीक है, और इस सिस्टम का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इस सिस्टम का यदि उल्लंघन होता है तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्रांति होती है। तो यदि क्रांति से, हिंसा से, खून खराबी से बचना है तो इसको एक व्यवस्था के रूप में हमें एस्टेब्लिश करना होगा, तभी जाकर बात बन पाएगी। तो ये जोसेफ प्रुंदो हैं। इसके अलावा एक और बड़े विचारक हैं जिनका नाम है मिखाइल बुकानन। मिखाइल बुकानन, ये मार्क्स के समकालीन विचारक। इनसे मार्क्स, इनको लेकर मतलब इनसे और मार्क्स का विवाद हो गया था, और वह विवाद हो गया था राज्य केंद्रित समाजवाद में। मार्क्स कहते थे कि राज्य केंद्रित समाजवाद होना चाहिए, मतलब राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और वह राज्य को अंतिम बिंदु तक समाप्त करने की, मतलब क्रांति पहले होगी, फिर इसके बाद जो है वह सर्वहारा का वह सर्वाधिकारवाद है वो आएगा, और इसके बाद राज्य समाप्त होगा। तो ये राज्य के अस्तित्व को मार्क्स स्वीकार करते थे, लेकिन मिखाइल बुकानन जो है वह राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे और यह राज्य केंद्रित समाजवाद का खंडन करते थे। मिखाइल बुकानन क्या करते थे, खंडन करते थे। इसीलिए मार्क्स से इनका जो है वो जो वैचारिक मतभेद है वो हो गया, और ऐसी स्थिति में जो प्रथम इंटरनेशनल एक कन्वेंशन आयोजित होती थी समाजवादियों के बीच, उस कन्वेंशन में इन्होंने मार्क्स से दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इनको उग्र अराजकतावाद का प्रणेता माना जाता है कि इन्होंने जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसके लिए इन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु दिए। क्यों? क्योंकि ये राज्य के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते थे। तब ऐसी स्थिति में इन्होंने ये बात कही, और इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था इनका सामूहिक अराजकतावाद। जब राज्य केंद्रित नहीं स्वीकार किया गया तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सामूहिक अराजकतावाद। सामूहिक अराजकतावाद का कंसेप्ट दिया। ठीक है, इस कंसेप्ट में वह मानते हैं कि जो समाज है वह एक समूह होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, बड़ा या छोटा, समाज बड़ा हो या छोटा हो, उसको एक समूह के रूप में कार्य करना चाहिए, और जब वह एक समूह के रूप में कार्य करेगा तब वह ज्यादा कुशल होगा और वह ज्यादा प्रबंधित होगा। इन्होंने एक खतरनाक स्टेटमेंट दिया था जिससे क्रांतिकारियों में इनका मानना था कि जब तक एक भी व्यक्ति गुलाम है तब तक
कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि जब तक समाज का एक भी व्यक्ति, उस सामुदायिकता में इस बात का बोध होना चाहिए कि जब तक उस समुदाय का या उस समाज का एक भी व्यक्ति गुलाम है, तब तक यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति खुली स्वतंत्रताओं का। अब देखिए, जब इस तरीके के विचार होते हैं तब क्रांतिकारियों के जहन में हिट करते हैं, और जब ये विचार हिट करते हैं तो ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं कि पूरा समाज समाज की अच्छाई के लिए और पूरा समाज समाज की बुराई के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हो तो रील बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो, रील बनाने वाला, बातें करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। पर्यावरण का ह्रास किया जा रहा हो तो चीजें नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह अच्छाई हो या बुराई समुदाय को ही भुगतना है। इसीलिए इन्होंने बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट दिया कि जब तक एक भी व्यक्ति गुलाम है तब तक कोई भी स्वयं को स्वतंत्र मत समझे। ठीक है, यह स्वतंत्रता उसको कारगर नहीं बना सकती। एक और विचारक हैं पीटर क्रोपोत्किन। ठीक, इन्होंने साम्यवादी अराजकतावाद का समर्थन किया। इनका मानना था कि जिस तरीके से साम्यवादी व्यवस्था में समानता होती है, ठीक है, वर्ग विहीनता होती है, वर्ग नहीं होता, राज्य नहीं होता, इसके अलावा शोषण नहीं होता, उसी तरीके से समाज में क्या होनी चाहिए? अराजकता होनी चाहिए। अराजकता का मतलब स्वतंत्रता समानता नहीं है। इनका मानना है कि अराजकता का मतलब स्वतंत्रता समानता और सामुदायिकता भर नहीं है। अराजकता में इन तीन चीजों का उन्मूलन होना चाहिए। शोषण का उन्मूलन, किसी भी प्रकार के शोषण का, वर्ग का उन्मूलन, किसी भी प्रकार की समाज में हायरार्की नहीं चलेगी, और राज्य का उन्मूलन, यानी किसी भी प्रकार की शीर्ष अथॉरिटी यानी शासक और शासित के मध्य संबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने साम्यवादी जो अराजकतावाद है उसका कंसेप्ट इन्होंने दिया था, और इसको उन्होंने साबित भी किया था। इसको उन्होंने क्या किया था? साबित भी किया था कि यह वैज्ञानिक और नैतिक आधार पर, वैज्ञानिक व नैतिक आधार पर साबित किया। यहां नैतिकता में उन्होंने क्या कहा? नैतिकता में उन्होंने मानवता को कंसर्न में रखा, और वैज्ञानिकता में उन्होंने समानता को कंसर्न में रखा। समानता को कंसर्न में रखा क्योंकि प्रकृति किसी को भेदभाव के लिए जन्म नहीं देती कि आप जाओ और भेदभाव का शिकार रहना। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कंसेप्ट दिया। एक इनकी पुस्तक है म्यूचुअल एड, अ फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन। इनकी जो पुस्तक है वह है म्यूचुअल एड, अ फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन, 1902 में। तो ये इनकी बुक है पीटर क्रोपोत्किन की। ठीक, तो ये भी क्रांतिकारी अराजकतावाद के समर्थक हैं। अब एक और विचारक हैं एम्मा गोल्डमैन। एम्मा गोल्डमैन। एम्मा गोल्डमैन
और इनको अराजक नारीवादी कहा जाता है। अराजक नारीवादी या नारीवादी अराजक नारीवादी विचारक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने नारीवाद को कंसर्न में रखा कि नारी जिस तरीके से शोषण का शिकार है वही शोषण राज्य, क्योंकि नारी का शोषण घर से स्टार्ट होता है, राज्य का शोषण उसके देश से स्टार्ट होता है, उसके शासकों से स्टार्ट होता है। ठीक है, नारी के शोषण के लिए पिता, पति और वहां के पुरुष हैं, वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा संबंधी हूं, रक्त संबंधी हूं, मैं तुम्हें बच्चों की तरह पालूंगा। शोषण वही करते हैं। इसी तरीके से चुनी हुई सरकारें, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक, वे कहती हैं कि प्रजा मेरी संतान है, लेकिन शोषण से परहेज नहीं करती है। तो उन्होंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने अराजकता को एक्सप्लेन करने के लिए सांस्कृतिक आधार बताया कि किस तरीके से विभिन्न संस्कृतियों के आधार पर शोषण होता है, विभिन्न संस्कृतियों में शोषण होता है, क्योंकि राज्य व्यवस्था संस्कृतियों से भी प्रभावित होती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है एनार्सिज्म एंड एसे। एक बुक है इनकी, एनार्सिज्म एंड एसे। इन्होंने बुक लिखी। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एम्मा गोल्डमैन ने। इनका मानना है कि मैं जब तक नाचती नहीं हूं, मैं जब तक नाचती नहीं हूं तब तक क्रांतिकारी नहीं हूं, या तब तक मैं क्रांति में भागीदार नहीं होती। तो इनका मानना है कि क्रांति के लिए महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, तभी जाकर क्या होगा, उनको आजादी मिलेगी, उनको सत्ता से मुक्ति मिलेगी, उन पर नियंत्रण से मुक्ति, वो नियंत्रण से पा पाएंगे। और इसी को उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर राज्य से जोड़कर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि जिस तरीके से नारी का शोषण होता है परिवार में आत्मीय बोध के साथ, उसी तरीके से राज्य में या समाज में राज्य द्वारा अपने पिछड़ी और दबित जनता का शोषण किया जाता है आत्मीय बोध में। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि अराजकतावाद क्या है और अराजकतावाद से जुड़े हुए जो मूलभूत पहलू थे उसको हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। तो आज के फिलहाल टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।